360 प्रोग्राम, जहां हम अभी तक 55 दिन गुजार चुके हैं। तो कुड यू बिलीव इट, हम इस प्रोग्राम के मिड पे पहुंच चुके हैं। 55 डेज का हमारा सफर हो चुका है। एंड ये जर्नी जो है, ये शुरुआत हुआ था 13 अक्टूबर 2023 को, जहां पे हमने पहले 10 दिन अपने गट को रिसेट किया। देन नाउ उसके बाद हमने एक इंटेंसिव फेज, 30 दिन का इंटेंसिव फेज के थ्रू जर्नी करते हुए अभी हम मेंटेनेंस फेज पे हैं, जिसका 13 दिन, आज 13वां दिन है। एंड मैं श्योर हूँ, जैसे हम लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड ये हमारा जो रिश्ता है, ये एक हैबिट की तरह बन चुका है, लाइक योर हेल्दी हैबिट्स। और हर रोज हम ये कोशिश करते हैं कि आपको आपकी नॉलेज को बढ़ाएं, उसके साथ ही साथ आपको वर्कआउट भी कराएं। सो ये हम सिर्फ बात नहीं करते हैं, वी वॉक द टॉक ऑल्सो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आप सब तैयार हैं, मैं श्योर हूँ। जैसे हमारा रिचुअल है कि we have our Dr. Sam with us, like always, head of innovation and science, director innovation and science emerging markets. एंड जैसे वो हर रोज ऐसी बातें हमें बताते हैं जो शायद हमें, जैसे वो हम बोलते हैं ना कि गूगल पे बहुत सारे आंसर मिलते हैं, शायद ये चीजें जो है वो गूगल पे भी ना मिले हमें। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर सैम। एंड आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे वो जो हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट है सोया प्रोटीन, वो कैसे हमारी हेल्दी वेट को मैनेज करता है, उसको लेके हम आज बात करेंगे। सो पहले लेट्स वेलकम डॉक्टर सैम। डॉक्टर सैम, ओवर टू यू। Thank you, Pradeep. Namaskar, and a very good morning to everyone. तो आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉक है हमारे लिए। विवेक जो हमारे साइंटिस्ट है वो प्रेजेंट करेंगे। उसका नाम है कि सोई प्रोटीन और सोई प्रोटीन के ऊपर। तो आप सुनिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। सोई प्रोटीन मेरा फेवरेट टॉपिक है। मुझे भी इंटरेस्ट था प्रेजेंट करने के लिए, लेकिन मेरा टीम भी बहुत इंटरेस्ट है इसमें और उन्होंने काम भी किया है इसके ऊपर। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि वो यहाँ है इसके बारे में बात करने के लिए। ठीक है, लेकिन मेरा आज विवेक आने से पहले मैंने एक लेटेस्ट रिसर्च पढ़ा था। मैंने सोचा कि ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी के एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में है, जो डाइट है, हमारे डाइट का। तो ये इस पेपर का नाम है, जो पब्लिश किया था, उसका नाम है डाइट्स रोल इन मॉडिफाइंग रिस्क ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज। ये डाइट का रोल क्या है अल्जाइमर डिसीज को मॉडिफाई करने के लिए। अभी भी पब्लिश किया इस अक्टूबर में, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में पब्लिश किया था ये पेपर। इसके लिए मैं सोचा कि मैं ये आपसे जरा बात करूं इसके बारे में। तो इस रिव्यू में दिखाया गया है कि कैसे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के, खास करके डाइटरी चॉइसेस, अल्जाइमर डिसीज के रिस्क को कैसे प्रभावित करते हैं। क्या मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। और फिर जो अनमॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या है, जो हमारा जेनेटिक्स है और जहाँ किस देश में रहते हैं, वो सब हमको ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते। वो हम तो वी कैन नॉट चेंज इट, राइट। हम तो उसमें फंस गया है, तो उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इस पेपर में बताया कि आइडेंटिफाई किया कि कौन सा है जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो अल्जाइमर्स रिस्क को बढ़ाते हैं। तो खास बात यह है कि अर्ली लाइफ में एजुकेशन एक प्रोटेक्टिव रिस्क फैक्टर के रूप में उभर कर आता है। अर्ली एजुकेशन, जो जिसने पढ़ाई लिखाई किया, उसको ज्यादातर उनको प्रोटेक्टिव रिस्क फैक्टर है। लेकिन एक बात याद रखिए, मैं जो रिस्क फैक्टर बताया है, ये सिर्फ रिस्क फैक्टर, इसके मतलब है कि जो पढ़ा लिखा है उनको अल्जाइमर्स नहीं मिलेंगे, वो बात नहीं है। वो अगर आप कोई पढ़ा लिखा है, उनका रिस्क फैक्टर, रिस्क कम होते हैं, बस उतना ही। लेकिन
बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं अल्जाइमर डिजीज में। तो अगर तो एजुकेशन के बाद फिर 45 साल की उम्र के बाद, ओके, 45 साल की उम्र के बाद अलग अलग फैक्टर्स महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इनमें शामिल है कॉग्निटिव एक्टिविटी, हमारा जो दिमाग कैसे चलते हैं, फिर हाइपर होमोसिस्टिनेमिया जो हमारे ब्लड में एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है होमोसिस्टीन, वो उसका लेवल अगर हाई है, फिर तो 45 इयर्स के बाद, फिर थोड़े समय के बाद जो लेटर एजेस में बॉडी मास इंडेक्स, हमारा वजन, बॉडी मास इंडेक्स, फिर अगर हमको डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, डायबिटीज है, और हेड में ट्रॉमा है, जो कुछ कुछ हमारा स्कूटर से गिर गया और हमारे दिमाग में हमारे हेड में लगा दिया, तो वो सब ट्रॉमा है। वो तो सिंपल ट्रॉमा है, लेकिन ज्यादातर जो फुटबॉल प्लेयर्स है, जो बॉक्सर्स है, वो सब हेड ट्रॉमा उनके होते हैं। और फिर मिड लाइफ में हाइपरटेंशन, और फिर एक स्मॉल चीज है कि विटामिन सी की कमी। सोचो, विटामिन सी की कमी, ये सब है रिस्क फैक्टर्स। तो खास बात यह है कि इनमें से कई फैक्टर डायरेक्टली डाइट से जुड़ा हुआ है, लेकिन पहले डाइट को सीधे तौर पर रिस्क मॉडिफायर के रूप में नहीं देखा गया था। सिर्फ 2021 में 2 साल पहले की एक रिव्यू ने इस ओवरसाइट को ठीक कर दिया, बोला कि हाँ, डाइट है एकदम एक नंबर के रिस्क फैक्टर। तो कई डाइटरी रिस्क फैक्टर्स में शामिल है रेड और प्रोसेस मीट। जो रेड मीट है, लाइक मीट फ्रॉम पिग्स, मीट फ्रॉम काउस, मीट फ्रॉम बीफ, वो सब मीट्स। और फिर अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स, जहाँ ज्यादा शुगर है, ज्यादा फैट है, जहाँ हम पैकेज मिलते हैं, कहीं कहीं इंडिया में तो कितने फूड कंपनी से जो अनएथिकल है, और उस फूड से बहुत अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स आते हैं, और जो ओबेसिटी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, जो एक जाना माना रिस्क फैक्टर है। तो उत्साहित करने वाले बात यह है कि रिस्क रिडक्शन एसोसिएटेड है इंक्रीज कंजम्पशन के साथ। फ्रूट्स खाइए, लेग्यूम्स, जो सोई प्रोटीन कैसे खाइए, सोई के नट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स। डाइटरी रिस्क फैक्टर्स भी एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। वेस्टर्न डाइट जो मैं देखते जा रहे हैं इंडिया में, तो बहुत वेस्टर्न डाइट्स जो जारी है। कहीं भी देखो मैकडोनल्ड, ये पूरे वेस्टर्न डाइट, वो एक वेरी हाई के रिस्क फैक्टर है। तो वेस्टर्न डाइट एडी रिस्क फैक्टर बढ़ाते हैं, जबकि फिर वो मेडिटेरियन डाइट है, और जो इंडियन डाइट है, जो जापानीज डाइट है, जो मीट इनटेक कम करते हैं, और दूसरे मॉडिफिकेशन साथ एडी रिस्क को वेस्टर्न डाइट के कंपैरिजन में 40 to 50% तक कम कर सकते हैं। सोचो, 40 to 50% तक। तो आप आपके फैमिली को, बच्चों को, फ्रेंड्स को वेस्टर्न डाइट से अवॉइड करो। सबसे बड़ा रिस्क रिडक्शन आता है एक हेल्थफुल और प्लान्ड डाइट से। तो ये है रिस्क फैक्टर्स, और ये है हम कंट्रोल करने का रिस्क फैक्टर्स। और फिर एक लास्ट रिस्क फैक्टर अब सबको पता होना चाहिए, टाइप 2 डायबिटीज। तो स्टडी में बताया कि टाइप 2 डायबिटीज और एडी अल्जाइमर डिजीज के बीच डाइटरी रिस्क फैक्टर्स में समानता दिखाता है। और रुचि की बात यह है कि टाइप 2 डायबिटीज जो अल्जाइमर डिजीज के लिए एक नोन रिस्क फैक्टर है, रिवर्स किया जा सकता है। तो अगर अर्ली डायबिटीज है तो होल फूड ले लो, अगर ड्रग्स ले लो, लेकिन कंट्रोल करो टाइप 2 डायबिटीज को। तो ये है अल्जाइमर डिजीज का रिस्क फैक्टर्स और हमारे सेहत के लिए क्या है। ठीक है, तो यही था मेरा आज का सोच। चलिए हम विवेक से मिलेंगे सोई प्रोटीन के बारे में बात करने के लिए। विवेक।
The issues. Thank you, Dr. Shah. Good morning everyone. मेरा नाम विवेक है और मैं इनोवेशन एंड साइंस में एनालिटिकल फंक्शंस में काम करता हूँ। पिछले कुछ दिनों में मैंने सोया प्रोटीन पे काफी काम किया, उनकी अमीनो एसिड प्रोफाइल्स को निकाला और कंपेयर किया वे प्रोटीन के साथ और मार्केट में पाए गए बाकी प्रोटीन्स के साथ, और हमने पाया कि सोया प्रोटीन किस तरह से बाकी सारे प्रोटीन्स के मुकाबले बेहतर है। आज हम इस सेशन में बात करेंगे कि सोया प्रोटीन हमारे हेल्थी वेट को मैनेज करने में कैसे हमारी हेल्प करता है। साथ ही में हम बात करेंगे कई सारे मिथ जो सोयाबीन से जुड़े हुए या सोयाबीन प्रोटीन से जुड़े हुए हैं, उनको बस करने के लिए हम और भी बात करेंगे कि सोया प्रोटीन किस तरह से हमारी बॉडी में इजीली एब्सॉर्ब होता है और हमारी बॉडी के वेट को मैनेज करने में हमारी हेल्प करता है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ में। आई बिलीव कि मेरी स्क्रीन अभी विजिबल है सभी को। विजिबल है। जैसे कि हमारा टॉपिक है आज का सोया प्रोटीन इन मेंटेनिंग हेल्दी वेट। अच्छा, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि वेट हेल्दी क्या होता है। कई बार हम अंडरवेट होते हैं, कई बार हम ओवरवेट होते हैं। इनके लिए हमारा सबसे स्टैंडर्डाइज्ड यार्ड स्टिक जो हम यूज करते हैं वो है बीएमआई, हमारा बॉडी मास इंडेक्स। वो हमें ये इंडिकेट करता है कि हमारा वेट हेल्दी कैटेगरी में है या नहीं। सेकेंड क्राइटेरिया उसमें बॉडी मास, जो मसल मास है या फैट मास है। ये दो इंडिकेटर हमारे लिए ये जानने में हेल्प करते हैं कि हम हेल्दी वेट कैटेगरी में फॉल करते हैं या नहीं। आगे हम इस सेशन में पढ़ेंगे कि सोया प्रोटीन हमारे हेल्दी वेट को मैनेज करने में किस तरह से हमारी हेल्प करता है। मेरे पास लगभग 20 मिनट होंगे ये सब्जेक्ट को बताने में, तो कई सारी स्लाइड्स होंगी जो मैं बहुत जल्दी जल्दी मूव करूंगा। अगर आपके कोई कंसर्न रहते हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। इस सेशन के बाद में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आपको उनके आंसर देने में हेल्प करेंगे। और ये मेरी स्लाइड मूव नहीं कर रही है, लेट मी ट्राई अगेन। आई होप कि अभी ये काम कर रही है। सोया प्रोटीन के बारे में हम सबसे पहली चीज जानते हैं कि सोया क्या होता है। ये सोयाबीन जिनको हम लेग्यूम्स बोलते हैं, हिंदी में हम इनको बोलते हैं फलीदार सब्जियां, जो कि तोड़ने पर दालों में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो एक सोयाबीन फलीदार सब्जी है जो इनिशियली ईस्ट एशिया, मेजरली चाइना में पाया गया। इसकी गुणवत्ता और इसके अच्छे उपयोगों को देखते हुए इसे बाद में जापान एंड कोरिया जैसी कंट्री ने अडॉप्ट किया। बाद में ये यूएस एंड यूरोप में काफी फेमस हुआ और साथ ही साथ इन्हीं दिनों भारत ने भी इसे अपनाया। भारत में इसकी खेती काफी बड़े स्तर पे होने लगी और इसका उपयोग हमने सोयाबीन ऑयल एंड सोया प्रोटीन बनाने में भी करना शुरू किया। क्यों यह फेमस हुआ, क्यों हम इसकी गुणवत्ता की बात करते हैं? इसके लिए मेजरली यहाँ पे 5 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 कि कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है। वैसे अगर हम बात करें तो प्रोटीन क्या होता है? छोटे छोटे अमीनो एसिड्स के ब्लॉक मिलकर प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। तो अमीनो एसिड्स कितने होते हैं? नियरली 20। नए क्लासिफिकेशन के हिसाब से 22, जिसमें से 9 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम एसेंशियल मानते हैं। क्यों एसेंशियल मानते हैं? क्योंकि कुछ अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी अपनी ही मेटाबॉलिज्म के दौरान बनाती है और कुछ अमीनो एसिड्स के लिए हमें बाहर के फूड पर निर्भर होना पड़ता है। तो जो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, उन्हें हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। तो सोया प्रोटीन में 9 के 9 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। हालांकि ये रिसेंट स्टडीज ने बताया हुआ है कि सोयाबीन में लगभग 90% डिफरेंट ऑल अदर अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। डाइजेस्टिबिलिटी तो एक बड़ा अच्छा यार्डस्टिक है, ग्लोबली एक्सेप्टेड है, जिसे हम पीडीकास्ट बोलते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। ये इसका स्केल 0 से 1 का होता है। अगर वैल्यू 1 है इसका मतलब कि
ये कंपाउंड पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। तो अगर हम सोया प्रोटीन की पीडी-क्लास स्कोर की बात करें तो ये पूरी तरह से 1 आता है, व्हिच मीन्स कि सोया प्रोटीन 100% आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। थर्ड थिंग इज कि ये आइसोफ्लेविन से रिच होता है। आइसोफ्लेविन्स जो होते हैं वो बेसिकली फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं। ये एस्ट्रोजेंस एक विमेन हार्मोन होता है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, उनकी बोन हेल्थ के लिए, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए काफी अच्छा रोल प्ले करता है। तो सोया प्रोटीन में काफी मात्रा में पाया जाता है। 2 फाइटो कंपाउंड्स के हमने नाम जैसे जेनिस्टीन एंड डाइटोसिन यहाँ पे मेंशन भी किए हुए हैं। हम में से कई लोगों को दूध डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि दूध में एक कार्बोहाइड्रेट नेम्ड एज लैक्टोज पाया जाता है जिसके लिए हम इंटॉलरेंट होते हैं। तो वो सारे लोग जिनमें दूध से पाए जाने वाले लैक्टोज के लिए इंटॉलरेंस है वो सोया प्रोटीन को बहुत अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं। सोया प्रोटीन क्योंकि प्लांट से मिलता है इसीलिए इसमें एलडीएल, कोलेस्ट्रॉल, सैचुरेटेड फैट जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। सैचुरेटेड फैट जो कि वो ऑलरेडी सैचुरेटेड होते हैं, सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं, इसीलिए उनको तोड़ना, उनको मेटाबोलाइज करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए सैचुरेटेड फैट जो है वो आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं और वो सोया प्रोटीन्स में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इन 5 मुख्य वजहों से सोया और सोया से मिलने वाला प्रोटीन बहुत फेमस हुआ पूरे वर्ल्ड में और धीरे-धीरे ये बाकी सारे प्रोटीन्स के मुकाबले ज्यादा एक्सेप्ट किए जाने लगा है ओवरऑल वर्ल्ड में। अगली स्लाइड में हम ये जानेंगे कि सोया प्रोटीन की कौन-कौन सी फॉर्म्स हैं। कई सारी फॉर्म्स हैं बट अगर हम मेजरली देखें जिनको कॉमन पर्सन जानता है तो उनमें सोया प्रोटीन आइसोलेट आएंगे, सोया प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट आएंगे, टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन आएगा एंड फर्मेंटेड सोया प्रोटीन आएगा। इन सभी चीजों को आपने किसी न किसी रूप में देखा है। जैसे अगर मैं आइसोलेट की बात करूं तो हमारा हमारा अपना प्रोडक्ट ऑल प्लांट प्रोटीन एज सोया प्रोटीन एंड आइसोलेट ओनली। सोया प्रोटीन आइसोलेट, आइसोलेट को अगर हिंदी में बोले तो किसी चीज से अलग करना, आइसोलेट करना। तो हम जो सोया फ्लोर मिलता है, जो आटा मिलता है या सोया का जो प्रोडक्ट होगा उसमें से जब फैट कंटेंट एंड कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को अलग कर देते हैं जो कि नियरली 45% टू 40% के आसपास जिनका कंपोजिशन होता है, लगभग 20 से 25% फैट होता है सोया में और लगभग 15 से 20% के आसपास कार्बोहाइड्रेट होता है। जब हम इन दोनों कंपाउंड्स को निकाल देते हैं तो ओवरऑल सोया प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन कंपाउंड में बढ़ जाता है और इसीलिए उसकी प्योरिटी लगभग 90% हो जाती है। ये कंपाउंड्स हाईएस्ट प्योरिटी के होते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा यूज भी किए जाते हैं। जब हम ये भी जानते हैं कि पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होता, पूरी तरह से फैट कंटेंट भी शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होता। जब हम उन्हें 100% रिमूव ना करें, आइसोलेट ना करें, कुछ कॉन्सेंट्रेशन उसमें रहने दें, तब ये कहलाता है सोया प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जिसमें लगभग 70% के आसपास प्रोटीन का अमाउंट पाया जाता है। टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन हम लोग घर में बहुत यूज करते हैं। सोया बरीज का काफी अच्छा एग्जांपल है। आजकल मार्केट में लोग सोया चंक यूज करने लगे हैं। फाइब्रस टेस्ट होता है, माउथ फील अच्छा होता है, ये मीट का अच्छा रिप्लेसमेंट माना जाता है। फोर्थ फॉर्म है सोया प्रोटीन फर्मेंटेड फॉर्म में। आप में से कई सारे लोग घर में बाजार से पनीर लेकर आते होंगे पनीर के नाम पर, जबकि बाजार में अगर 70% मार्केट दिखा जाए तो वहां पे टोफू मिलता है जो कि सोयाबीन से बना होता है, जिसे हम पनीर के नाम से लेकर आते हैं और उसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो फर्मेंटेशन क्या करता है, आपने अपने इनिशियल गट रीसेट के टाइम पे पढ़ा होगा, समझा होगा कि फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स आपकी गट हेल्थ को बहुत इंप्रोवाइज करते हैं और डाइजेस्टिबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो फर्मेंटेड सोया प्रोटीन जो है वो प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी को और इम्प्रोवाइज करते हैं और फास्ट अप करता है। तो ये इन 4 मेजर फॉर्म्स में सोया प्रोटीन हमें अवेलेबल होता है। अगर हम बात करें सोया प्रोटीन में पाए जाने वाले अमीनो एसिड्स की तो 9 अमीनो एसिड्स में से यहाँ पे मैं 4 अमीनो एसिड्स के बारे में मेजरली बात करूंगा, जिसमें से पहला है मेथियोनिन। मेथियोनिन क्योंकि एसेंशियल अमीनो एसिड्स है तो आपकी बॉडी के लिए जरूरी तो बहुत है, बट हमें ये ध्यान रखना होता है कि कितनी मात्रा में ये जरूरी है। ज्यादा मात्रा में अगर ये जरूर होगा तो ये मेरी बॉडी के लिए नुकसानदायक भी होगा। क्यों नुकसानदायक होता है? डॉक्टर श्याम ने अपनी बातों के दौरान कहा कि होमोसिस्टीन जो है वो ब्लड में आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। अगर मिथियोनिन ज्यादा होता है तो ये होमोसिस्टीन कंडीशंस या उसके सिक्रेशंस को बढ़ाता है जो बॉडी में प्लेक क्रिएट कर सकता है। सेकंड वन थिंग कि मिथियोनिन हमारे सल्फर को रिलीज करता है जो कि
सेल्फ फंक्शन में, किडनी फंक्शंस में, लिवर फंक्शंस में काफी अच्छा रोल प्ले करता है। बट इसकी अगर ज्यादा क्वांटिटी हो जाए तो ये इन्फ्लेमेशन भी क्रिएट करता है, और इसके जो न्यूरोट्रांसमिशंस और कॉग्निटिव न्यूरोट्रांसमिशंस के साथ जिस तरह से बाइंड होता है, ये हमारी कॉग्निटिव फंक्शंस को डिक्रीज कर सकता है। इसीलिए सर्टेन क्वांटिटी या लो क्वांटिटी ऑफ मिथानिन हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करती है, हमारी बॉडी इन्फ्लेशंस को रिड्यूस करती है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस के रिस्क को रिड्यूस करती है, और हमारी एज को बढ़ाती है। सोया प्रोटीन में ग्लाइसिन जो है एक एसेंशियल अमीनो एसिड, ये अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसका कंपोजिशन इसमें ज्यादा होता है। ये बात समझने वाली होती है कि हर प्रोटीन में पाए जाने वाले अमीनो एसिड्स एक ही कॉन्सेंट्रेशन में नहीं होते, कुछ अमीनो एसिड्स ज्यादा पाए जाते हैं, कुछ कम पाए जाते हैं। तो ग्लाइसिन सोया प्रोटीन्स में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये ग्लूटाथियोनिन जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, उसके प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिससे आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं। ये आपकी मैक्रोफेगस जो कि एक तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, इनको रेगुलेट करता है, जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। अगर हम बात करें तो ये क्रिएटिन है, जो कि क्रिएटिन जो है ये आपकी सेल्स में पाया जाता है, और ये एटीपी जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है और इम्प्रूव करता है, जिससे आपका ओवरऑल मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। कोलेजन जो कि हम जानते हैं कि हड्डियों को जोड़ने में या मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने में काफी बड़ा रोल प्ले करता है, तो कोलेजन प्रोटीन को ये इम्प्रोवाइज करता है, जिससे कि आपकी बोन हेल्थ बढ़ती है। एंड ग्लाइसिन जो कि न्यूरोट्रांसमिशंस को भी रेगुलेट करता है, तो आप न्यूरोट्रांसमिशंस अगर आपके ठीक काम करेंगे, आपकी कॉग्निटिव हेल्थ ठीक होगी, तो आपकी स्लीप क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। तो सोया प्रोटीन में ग्लाइसिन के अमाउंट ज्यादा होने की वजह से ये काफी फायदेमंद है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि इसमें हाई मात्रा में ट्रिप्टोफैन एंड आर्जिनिन भी पाया जाता है। ट्रिप्टोफैन भी एक प्रीकर्सर ऑफ न्यूरोट्रांसमिशंस होता है, जो कि न्यूरोट्रांसमिशंस को रेगुलेट करता है। इसीलिए न्यूरोट्रांसमिशन से जुड़ी हुई काफी सारी एक्टिविटी, जैसे आपके मूड को रेगुलेट करना, मूड को अच्छा महसूस कराना, आपकी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रोवाइज करना, आपके कॉग्निटिव फंक्शन मींस याददाश्त को, मेमोरी को, और आपकी माइंड एक्टिविटीज को बढ़ाना, आपकी इम्यूनिटीज को बढ़ाना, इन सब में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस को भी इम्प्रोवाइज करता है। आर्जिनिन ये एसेंशियल नहीं, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहलाता है, बिकॉज इसकी थोड़ी बहुत क्वांटिटी आपकी बॉडी में भी बनती है, इसीलिए सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहलाता है। बट आर्जिनिन का कॉन्सेंट्रेशन भी सोया प्रोटीन में अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि नाइट्रिक एसिड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो आपकी बॉडी को एनर्जी रेगुलेट करने में काम करता है। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके ग्रोथ हार्मोन्स को इम्प्रूव करता है। जैसे हमने बात की कि फाइटोएस्ट्रोजेंस, जहाँ एस्ट्रोजेंस ज्यादा होते हैं वहां पे ग्रोथ हार्मोन भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ये ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से आपकी मसल्स को भी इम्प्रोवाइज करता है, मसल मास को इम्प्रोवाइज करता है, और अमोनिया एलिमिनेशन आपकी बॉडी से करने में भी काफी हेल्प करता है। तो ये यूरिया साइकिल्स को भी इम्प्रोवाइज करता है। इन चारों अमीनो एसिड्स को अगर हम देखें, ये अगेन जैसे हमने बात की कि हर एक प्रोटीन में अमीनो एसिड का कंपोजिशन सिमिलर नहीं होता है। डिफरेंट कंपाउंड या डिफरेंट प्रोडक्ट से मिलने वाले प्रोटीन में हो सकता है कि अलग अलग अमीनो एसिड्स अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में पाए गए। इसीलिए ये पाया गया कि हम अगर सोया प्रोटीन को मिक्स करें कुछ पोर्शन विद पी प्रोटीन एंड व्हीट प्रोटीन, तो इसकी एफिकेसी और भी बढ़ जाती है। यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। हम कहते हैं कि मिथानिन कम मात्रा में आपकी बॉडी के लिए बेहतर होता है, हालांकि वो जरूरी है, बट चूंकि वो सोया प्रोटीन में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, कई बार वो 1% स्केल से भी कम होता है, जबकि मिथानिन का ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन इन द बॉडी आपका लगभग 1.5% के आसपास हो इन प्रोटीन कंपोजिशन, तो वो ठीक माना जाता है। इसीलिए उसकी वैल्यू को ऑप्टिमम करने के लिए कुछ मात्रा में व्हीट प्रोटीन अगर उसमें मिलाया जाए, और लाइसिन कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए कुछ मात्रा में पी प्रोटीन बढ़ाया जाए, तो ये इसकी एफिकेसी को और बढ़ा देता है। साथ ही साथ एक और एस्पेक्ट वो ये भी है कि सोया प्रोटीन एक लौता ऐसा प्रोटीन है जिसे आप कई सारे और भी प्रोटीन के साथ ब्लेंड कर सकते हो। इसकी ब्लेंडेबिलिटी बड़ी इजी है, बहुत आसानी से आप इसको दूसरे प्रोटीन्स के साथ मिलाकर अपने यूज में लेके आ सकते हो। इसका क्लासिक एग्जांपल है हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन, जो हमें प्रोवाइड कराता है।
उसमें नियरली 80 to 85% हमारा सोया प्रोटीन होता है एंड बाकी कंपोजिशंस व्हीट प्रोटीन एंड प्री प्रोटीन से बनता है। अब तक जो हमने पढ़ा उसको अगर हम समराइज करें तो हम ये पाते हैं कि ये कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इम्प्रोवाइज करता है। इस मीन्स कि ये हमारी हार्ट हेल्थ को इम्प्रोवाइज करता है। ये कोलेजन हेल्थ को बढ़ाता है, मतलब हमारी बोन हेल्थ को इम्प्रोवाइज करता है। ये मसल मास को बढ़ाता है और इसमें कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट कम होता है और फैट का अमाउंट कम होता है, इसीलिए ये वेट मैनेजमेंट में हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। और चूंकि इसमें एस्ट्रोजन या फाइटोएस्ट्रोजन पाए जाते हैं जो विमेन हार्मोन्स हैं, वो मेनोपॉजल हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी काफी बेनिफिशियल है। सो ये इसके कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे हमने समराइज किए हुए हैं। अगली स्लाइड में हम इन्हीं बेनिफिट्स को थोड़ा सा और देखेंगे, स्पेशली हम वेट मैनेजमेंट के विद रिस्पेक्ट टू देखेंगे, क्योंकि ये हमारा सेशन है, ये हेल्थी वेट एंड हेल्थी लिविंग पे है। तो हम पाएंगे कि सेटाइटी, जब आप प्रोटीन खाते हैं तो ये आपको फुलफिल्ड फील देता है। क्यों देता है? एक बात समझने वाली है, हमने शुरू में बात की कि सोया प्रोटीन का पीडी कास स्कोर 1 होता है, मीन्स ये 100% डाइजेस्ट होता है। बट एक बात और भी इसके साथ में, ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। सोया प्रोटीन डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा वक्त लगाता है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जिसकी वजह से ये आपकी बॉडी में देर तक रहता है और आपको फुलफिल्ड फील आता है। क्योंकि ये देर तक आपकी बॉडी में रहता है, इसलिए आपकी एपिटाइट को, आपकी भूख को भी रेगुलेट करता है। साथ में इसमें एक थर्मोजेनेसिस एंड मेटाबॉलिज्म, ये थर्मोजेनेसिस बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में या किसी प्रोटीन को तोड़ने में जो लगेगी उसको उसको मैप करेंगे। तो ये स्टडीज में पाया गया है कि फैट को और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में जितनी ऊर्जा लगती है, उससे ज्यादा ऊर्जा प्रोटीन को तोड़ने में, सोया प्रोटीन को तोड़ने में लगती है। तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करता है, क्योंकि आपके बॉडी से एनर्जी कंजम्पशन को बढ़ाता है। तो ये भी एक इसका काफी बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है, जिस तरह से जो आपके वेट को मैनेजमेंट में हेल्प करता है। क्योंकि ये बॉडी मास को बढ़ाता है, मसल मास को बढ़ाता है और फैट कंटेंट को कम करता है, इसलिए ये आपकी बॉडी की लीन बॉडी मास को भी बढ़ाता है। ये जो एनर्जी हम प्रोटीन को बर्न करने में लगाते हैं, वो यूजुअली हमें फैट के ऑक्सीडेशन से मिलती है। तो फैट का ऑक्सीडेशन और फैट को बर्न करने में भी हेल्प करता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मींस शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है एंड कोलेस्ट्रॉल चूंकि सोया प्रोटीन में कम होता है, उसको रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, आई विल रन लिटिल फास्टर हियर। सोया प्रोटीन की जो स्टडीज हमने की है वेट मैनेजमेंट में, उनमें यह पाया गया कि जब हमने लगभग 36 लोगों के एक ग्रुप जिसमें इनको सोया प्रोटीन दिया गया और नॉन सोया प्रोटीन दिया गया, तो हमने पाया कि लगभग लगभग, चाहे वो वे प्रोटीन हो या अदर प्रोटीन हो, लगभग लगभग उनमें 4 वीक और 8 वीक के बाद में सिमिलर से इम्पैक्ट देखे गए, चाहे वो वेट चेंज को लेके हो, चाहे बॉडी मास को लेके हो, फैट कंटेंट को लेके हो, ग्लूकोज रिडक्शन को लेके हो, LDL एंड सिस्टिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात की गई हो। बट जो एक मेन सिग्निफिकेंट चीज देखी गई वो थी सीआरपी लेवल। हमने पाया कि जिन लोगों को हमने सोया प्रोटीन दिया उनमें सीआरपी लेवल कम पाया गया। सी रिएक्टिव प्रोटीन जो कि बॉडी में इन्फ्लेशन कॉज करता है, अगर सी रिएक्टिव प्रोटीन आपकी बॉडी में ज्यादा है तो ये आपकी बॉडी को इन्फ्लेट करता है। तो ये अमाउंट हमने डिक्रीज होते पाया गया जब सोया प्रोटीन लोगों को दिया गया अदर प्रोटीन्स के मुकाबले। कुछ और भी बड़े इफेक्ट हैं, जैसे हमने बात की कि थर्मोजेनेसिस, जो पहले भी बात की कि हमने ये कार्बोहाइड्रेट और फैट के मुकाबले ज्यादा एनर्जी देता है डाइजेस्ट होने में, इसीलिए ये बॉडी में ज्यादा देर तक रहता है और आपको फुलफिल्ड फील कराता है। स्लो डाइजेशन प्रोटीन है, क्योंकि ये स्लो स्लो डाइजेस्ट होता है तो आपकी बॉडी देर तक फुलफिल्ड फील करती है और आपको बहुत जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती। तीसरी चीज है एपिटाइट हार्मोन। ये ग्रेलिन जो है, ये एक एपिटाइट हार्मोन, इसको हम हंगर हार्मोन भी बोलते हैं, ये इसको रेगुलेट करता है। जब ये ग्रेलिन को रेगुलेट करता है तो आपको भूख कम लगती है, और सोया प्रोटीन से वैसे भी आपकी मसल मास बढ़ रहा है तो आपको भूख कम लगेगी, आप खाना कम खाएंगे, बट आपको हेल्थी बेनिफिट्स भी सोया प्रोटीन से मिलते रहेंगे। तो ये इसके मेटाबॉलिक इम्पैक्ट है। साथ में अगर हम बात करें कुछ सोया प्रोटीन की सीरम लिपिड स्टडीज हमने जो की हुई है, उनमें ये पाया गया कि जब सोया प्रोटीन आप
कंटिन्यूअसली देते हो, लगभग 38 अलग-अलग स्टडीज ने बताया कि जो जिसमें लगभग 250 से 750 लोग शामिल थे कि कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट कम हो जाता है जब कंटिन्यूअसली हम ये सोया प्रोटीन लोगों को देते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो जाता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि बॉडी के लिए अच्छा होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, वो उसकी उपलब्धता बढ़ती है एंड ट्राइग्लिसराइड्स एंड अदर कोलेस्ट्रॉल्स आपकी बॉडी में कम हो जाते हैं। एक और स्टडी में पाया गया कि जब लोगों को हमने एक्सरसाइज करवाई गई, एरोबिक एक्सरसाइजेस करवाई गई, ट्रेनिंग दी गई और हमने साथ में उनको एक दो ग्रुप बनाए गए, एक में हमने उनको सिर्फ एक्सरसाइज कराई गई, एक में एक्सरसाइज के साथ में हमने उनको सोया प्रोटीन के आइसोलेट भी दिए गए, तो उनमें बेनिफिट देखे गए। तो यहाँ पे जो ब्लू बार है, ब्लू बार आपको दिखाती है कि एरोबिक एक्सरसाइजेस प्लस सोया आइसोलेट। रेड बार आपको दिखाता है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज कराई गई। तो आप देखेंगे ए में कि पहले वैल्यू लगभग 60 थी और धीरे धीरे वो नीचे की साइड डिक्रीज हो गई है। सिमिलरली आप देखेंगे कि रेड वाली लाइन लगभग सिमिलर रही, मींस कि बॉडी का वेट जो है, जिन लोगों ने एक्सरसाइज के साथ सोया प्रोटीन लिया उनका बॉडी वेट जल्दी रिड्यूस हुआ। अगर हम उनके बॉडी मास की बात करेंगे, लीन बॉडी मास की, तो वो बड़ा 65 से भी कम था और वो टाइम के साथ 65 से ऊपर चला गया, जबकि जिन लोगों ने सिर्फ एक्सरसाइज की उनमें सिमिलर रहा। अगर हम बीएमआई की बात करें, वो भी रिड्यूस हुआ जिन्होंने सोया प्रोटीन एंड एक्सरसाइज दोनों की। एंड अगर हम बॉडी फैट की बात करें तो वो भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ। तो अगर आप लोग जानते हैं तो ये रेड मार्क जो है, रेड वाली कैंडल जो है, ये रिफ्लेक्ट करती है डिक्रीज, ब्लू वाली कैंडल रिफ्लेक्ट करती है इंक्रीज। तो हम देखेंगे कि हमने जहां जहां पे भी सोया प्रोटीन एंड एक्सरसाइज दोनों साथ की, वहां वहां हमें बेनिफिट्स ज्यादा मिले। कुछ और भी अच्छे एक्सरसाइज परफॉर्मेंस इन एक्टिव इंडिविजुअल्स हमने सोया प्रोटीन से देखे कि लोगों में मसल एडेप्टेशन एमटॉक वैल्यूज बढ़ गई, जिससे मसल सिंथेसिस उनकी बॉडी में ज्यादा हुई, लीन बॉडी मास बढ़ा। हमने ये भी देखा कि एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से उनमें जो सीआरपी है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है, उसका अमाउंट कम हुआ। हमने ये देखा कि हार्मोनल रिस्पॉन्सेस लाइक थायराइड के लिए T4 जरूरी होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी जो कि डायबिटीज कंट्रोल के लिए जरूरी होती है, उनका रिस्पॉन्स और उनका टाइम बढ़ गया। इसी तरह से हमने ये भी देखा कि जिन लोगों ने एक्सरसाइज के साथ परफॉर्मेंस किया, उनकी एंड्योरेंस, उनकी ताकत बढ़ी, उनकी मेटाबॉलिज्म रेट भी बढ़ा और उनकी पावर जो है वो मसल्स की बढ़ती गई। अगली स्टडीज में भी देखने की कोशिश करेंगे कि हम अगर रेड मीट या प्रोसेस्ड मीट से फैट लेते हैं और हम जब प्लांट प्रोटीन से प्रोटीन लेते हैं या सोया प्रोटीन से प्रोटीन लेते हैं तो क्या फायदे होते हैं। हमने ये देखा कि आर्टरीज में स्टिफनेस बढ़ जाती है अगर रेड मीट लेते हैं। तो हमने ये भी देखा कि उनमें इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस, मतलब शुगर की बीमारी बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं अगर वो एनिमल मीट ले रहे हैं। तो हमने ये भी देखा कि उनमें कैलोरीज ज्यादा हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाती है। इस वजह से अगर आप रेड मीट या इस तरह के सोर्सेज से, एनिमल सोर्सेज से जब आप प्रोटीन ले रहे होते हैं तो आप में कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि हमने ये देखा कि अगर यही आप प्लांट सोर्सेज से ले रहे हैं, जिनमें कि नट्स हो सकते हैं या सोया होता है, तो वहां पर कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस रिड्यूस हो जाती हैं और आपको फायदे ज्यादा होते हैं। अगर हम रेड मीट को, जो कि सामान्यतः प्रोटीन की अच्छा सोर्स माना जाता है, उसको फिश या पोल्ट्री से रिप्लेस करेंगे तो यस, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस हमारी कम होती हैं। बट अगर हम उसको रिप्लेस करेंगे प्लांट प्रोटीन से, सोया प्रोटीन से, तो कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होती हैं, व्हिच मींस कि सबसे ज्यादा कार्डियक हेल्थ के लिए सोया प्रोटीन फायदेमंद होता है। इसी के साथ में मैं आपको कुछ ऐसी रेसिपीज के नाम बताना चाहूंगा जो आप घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे आजकल सर्दियों के दिन है, आप में से काफी सारे लोग लड्डू बनाएंगे, मेवे के लड्डू जो कि सर्दियों में काम आते हैं। लोग तिल के लड्डू बनाते हैं, लोग गोंद के लड्डू बनाते हैं। आप लड्डुओं की रेसिपीज में इसको यूज कर सकते हैं, ये काफी बेनिफिट है और बच्चे भी बहुत आसानी से खा पाएंगे। आप सोया प्रोटीन की फ्लेवर डाल के बनाना के साथ में मिल्क स्मूदीज बना सकते हैं, जो लोगों को बहुत पसंद आती हैं। और आप इसके टोफू को, जो पनीर, जो जिसे हम अपनी देसी भाषा में बोलते हैं, उस टोफू को आप सैलेड में यूज कर सकते हैं, उसकी सब्जियां बना सकते हैं। तो आप अपनी डिफरेंट डिफरेंट तरह से सोया प्रोटीन को कंजम्पशन कर सकते हैं। आपने हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोया प्रोटीन की अवेलेबिलिटी के लिए आपने सोया प्रोटीन
एज सच सोया प्रोटीन आइसोलेट का यूज करना चाहिए, जो आपको काफी हेल्थ बेनिफिट्स देगा। इसी के साथ मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस आज के लिए असाइन करना चाहता हूँ, जिनमें आप लोग अपने घरों पर अपनी अपनी रेसिपी अपनी सुविधा के हिसाब से सोया प्रोडक्ट को लेकर बनाएं, और उसके बारे में हमसे जिक्र जरूर करें कि आपने क्या बनाया और लोगों ने कितना पसंद किया। आज के लिए की टेक अवे अगर मैं बात करूं इस पूरे 15-20 मिनट या 25 मिनट के सेशन में, की टेक अवे क्या है, तो की टेक अवे हमारा यह है कि सोया प्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल अमाउंट कम होता है, इसीलिए हार्ट हेल्थ के लिए ठीक होता है, बॉडी में फुलफिलमेंट का फील ज्यादा देता है, और एपेटाइट रेगुलेटिंग भूख लगने वाले हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, जिससे भूख कम लगती है और आपकी बॉडी मसल मास बढ़ता है, हड्डियों को मजबूत करता है, और आपके नर्वस सिस्टम्स को, आपकी याददाश्त को, आपकी मेमोरी को भी इम्प्रूव करता है। तो सोया प्रोटीन के बहुत सारे फायदे हैं। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप सभी लोगों को सोया प्रोटीन अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस पे यूज करना चाहिए। धन्यवाद।